तो मेरे भाई ये है रोहिंग्या कैंपस। कितनी ज़्यादा मुश्किल लाइफ है इनकी यहाँ पे। असल में थोड़ा डर के यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे रिस्की है बहुत ज़्यादा। आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इलीगल। यहाँ पे भाई सीधा घूम रहा हूँ मैं। तो कैंप के अंदर मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना ऐसी टूटियाँ लगाई गई हैं जो कि सिर्फ शाम के टाइम 1 घंटा चलती हैं और सुबह के टाइम यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। उस दौरान जितने भी घर वाले होते हैं वो यहाँ से अपना पानी भर के अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उनके बंदे सिविल के अंदर घूम रहे होते हैं कैंपस में, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। तो जिस जगह के ऊपर उसने मुझे पकड़ लिया आर्मी वाले हैं, तो भाई यहाँ से पकड़ेंगे सीधा फेंकेंगे वापस चलो यहाँ पे क्या कर रहे हो। अलाउ नहीं है यहाँ पे मीडिया का आना या आम पर्सन का आना। कभी गए हैं वापसी बर्मा? नहीं गया। और दुनिया का जो सबसे लंबा तरीन बीच है मेरे भाई वो इधर ही कोक्स बाज़ार में है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम महेश खाली आइलैंड। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा हुआ कि मैं जनाब बेली कश्ती लेके इस आइलैंड पे आ गया था महेश खाली पे, और रास्ते में मुझे मिले थे रज़ा भाई जिसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल ऊपर पूरे आइलैंड को घुमाया। और अभी मैं जाने लगा हूँ यहाँ से कोक्स बाज़ार, और कोक्स बाज़ार से मैं जाऊँगा फिर आगे रोहिंग्या कैंप। तो रोहिंग्या कैंप्स का तो आपको पता ही होगा वो कौन लोग थे। वो बेसिकली अरकान स्टेट है जो कि म्यांमार में है, और वहाँ पे उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हुई थी उस चीज़ का भी आपको पता ही होगा। वो मैं आपको उधर जाकर बताऊँगा। वहाँ से उन्हें जनाब बिली निकाल दिया गया और राउंड अबाउट 11 लाख रोहिंग्या जो है वो कैंप्स में आके रह रहे हैं बेचारे। तो बस सुबह का टाइम है, इधर ये देखे सब्ज़ी सेल की जा रही है। बेसिकली आइलैंड के ऊपर ही एक टाउन टाइप बना हुआ है। यहाँ में भाई साहब ये टमाटर रख के सेल कर रहे हैं, करेला है। खूबसूरत आइलैंड यार, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसी आइलैंड के ऊपर आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, इसी आइलैंड के ऊपर आपको सहल देखने को मिलता है, इसी आइलैंड के ऊपर ज़मीन है, विलेज है, जंगल भी है। यहाँ पे मैंग्रोव का जो जंगल वो भी यहाँ पे है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े कैंप्स हैं उनके अंदर रोहिंग्या कैंप्स का नाम भी आता है। 11 लाख के करीब वहाँ पे जो है ना रोहिंग्या वाले वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेनी होती है। आप मुझे वो परमिशन देते हैं या नहीं देते कोई आइडिया नहीं है। रास्ते के अंदर चेक पोस्टें भी हैं, मे भी वो मुझे चेक पोस्ट से वापसी भेज दें कोक्स बाज़ार में। तो बहरहाल ट्राई करेंगे हम क्या बनता है। बाकी एक बंदे के साथ मेरी बात हुई है जो कैंप्स में रहता है रोहिंग्या का, वो भी तो वो कह रहा था आप आ जाएँ कोक्स बाज़ार में, वहाँ से आके आपको रिसीव करता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ। तो मुझे अभी जाना यहाँ से जाकर कश्ती लेनी है, और कश्ती लेके मैं सीधा निकल रहा हूँ कोक्स बाज़ार वाली साइड पर। यहाँ से 2 किलोमीटर टर्मिनल है फेरी का, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये रिक्शा लिया है जो कि 20 टका ले गया। और ये यहाँ की मार्केट है जी। इस तरफ ये सारी की सारी कश्तियाँ खड़ी हैं। तो भाई मैं इनके टर्मिनल पे आ गया और पूरा यहाँ पे आधा घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ा है। अभी इस तरफ आई है जी इनकी जो स्पीड बोट है, इसके थ्रू हम जाने वाले हैं जी कोक्स बाज़ार में। इस तरफ इनका ये स्पीड ट्रक खड़ा है, तो ये 11 बज जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टाइम की बचत हो तो फिर आप यहाँ से स्पीड बोट के थ्रू भी जा सकते हैं। भाई साहब इस बोट में तो हमें जगह नहीं मिली, अभी दूसरी बोट आएगी तो उसमें हम बैठ के जाएंगे, वो तो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो मेरे भाई ये है जी यहाँ पे घाट का मंजर। इस तरफ ये ट्रक भी है, ट्रक 11 बजे यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाना था। ये फुल होगा तब जाएगा, उसका किराया थोड़ा कम है, इसका किराया थोड़ा ज़्यादा है। और ये है जी यहाँ पे फेरी का टर्मिनल। इस तरफ ये भी है सामान वगैरह लेके जाने के लिए। और ये जो कश्ती है ये बहुत स्लो चलती है, कम से कम 1 घंटा आपको लगा देती है इस आइलैंड पे आते आते ये जाते हुए। तो ये है जी यहाँ का टर्मिनल। पूरा आधा घंटा मुझे लग गया यहाँ पे आते हुए। ये है जी 6 नंबर घाट। कल हम इसी जगह से महेश खाली आइलैंड पे गए थे और हमें 3-4 बोट जनाब बेली चेंज करना पड़ी, तब हम यहाँ से गए थे। इस रिवे सारे जो हैं ये मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, उनकी यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, उनकी मरम्मत का काम चल रहा है जिधर। तो भाई यहाँ पे एक होटल के ऊपर आए हूँ नाश्ता करने के लिए। कोलाटी बीच कोतो टका ज़्यादा है, 40 टका 40 9। यहाँ से 3 किलोमीटर सफ़र है और 100 टका मांग रहा है, तो इनसे भी यहाँ पे बारगेनिंग करनी पड़ती है। अभी जो मैंने नाश्ता किया है ना उसका बिल बना है 130 टका। पाकिस्तानी मान जाएंगे 280-90 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है। इसके अंदर चाय है, एक पानी की बोतल है और साथ में 2 रोटियाँ और साथ है। कोलाटी बीच कोतो टका 60 टका
40 টাকা 50 টাকা দিয়ে নুডলস हाँ 50 টাকা দিয়ে 50 ओके। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है, लेकिन भाई मेरे कल बहुत गर्मी थी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे 10 बजने वाले हैं, मार्केट अभी खुली नहीं है। तो मैं इस वक्त पहुँच चुका जी कोलाटी बीच पे। बेसिकली यहाँ पे एक जानने वाला है जो कि रोहिंग्या कैंप से है, तो वो मुझे यहाँ पे रिसीव करने आ रहा है कोलाटी बीच पे, और फिर हम इकट्ठे जाएंगे आगे। वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रास्ते के अंदर चेक पोस्ट है, वहाँ पे जाना हर बंदे को अलाउ नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि आप आगे मुझे अगर लेके जा सकते हो देन मैं विज़िट कर लेता हूँ। सामने मेरे इस तरीके से जी आगे बीच है, ये देखें यहाँ पे छोटे बच्चे भी चीज़ें सेल कर रहे हैं। ये है जी कोलाटी बीच का कुछ ऐसा व्यू। शाम का टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और दुनिया का जो सबसे लंबा तरीन बीच है मेरे भाई वो इधर ही कोक्स बाज़ार में है, बांग्लादेश में। चेक करें जी लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और पानी की लहरें देखें यार, क्या खूबसूरत व्यू है। एक बात है कि पानी यहाँ पे साफ़ है, अदरवाइज़ अक्सर बीचेस के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बीच के ऊपर सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कूड़ा करकट चुनने वाली यहाँ पे लेडीज़ लगी हुई हैं ताकि बीच जो ना साफ़ सुथरा रहे। इस तरफ ये सफाई वगैरह की जा रही है बीच पे। दो चेयर में बैठे 40 रुपये दे दोगे ना? हाँ ठीक है। तो भाईजान हम भी इस चेयर्स के ऊपर बैठ के एंजॉय करते हैं सामने का व्यू। तो बेसिकली ये दुनिया का सबसे लंबा तरीन बीच है, अराउंड अबाउट 126 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, अभी हूँ मैं ये कोलाटी बीच के ऊपर, इसके अलावा सुंदस बीच है, और बहुत सारे बीच है जहाँ पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हर बीच के ऊपर आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो बीच है ये काफ़ी खूबसूरत है। इस तरफ यूसुफ भाई आ गए हैं, ये भी रोहिंग्या से जो हिजरत करके यहाँ पे आए थे। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, नज़दीक है। अभी ये है जी यहाँ पे कुछ ऐसा भी, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं और हमें यहाँ पे जाते हुए राउंड अबाउट 1 घंटा लग जाएगा। मेरे भाई अगर आप बांग्लादेश आने का इरादा रखते हैं तो फिर आप मई जून जुलाई में यहाँ पे ना आएँ, बहुत गर्मी होती है। सर्दियों में यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक और जगह पे जहाँ से मुझे CNG मिलेगी और वो सीधा मुझे लेके जाएगी आगे जहाँ पे रोहिंग्या का कैंप है। अभी कोक्स बाज़ार का जो बस टर्मिनल है वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमें एक और CNG लेना है जो कि हमें आगे लेके जाएगा जहाँ पे रोहिंग्या का कैंप है। कुछ ऐसा व्यू है जी, ये सामने इस तरह बिल्कुल बस टर्मिनल लाइन का, कोक्स बाज़ार का। ट्रांसपोर्ट अच्छी है बांग्लादेश की, इतनी हल्की भी नहीं है, ठीक है गुजारा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ना वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भाईजान युटांग की, ऐसी सर्विस यहाँ पे नहीं है। तो अभी दूसरा रिक्शा यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर आगे जाके एक और रिक्शा करना है क्योंकि वहाँ पे जाना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह वही पाकिस्तान वाला सीन चल रहा है कि सवारी को देख के ये जनाब बिल्ली उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक है, अभी भाई साहब को पकड़ा हुआ था, एक उस तरफ खींच रहा था, एक उस तरफ खींच रहा था कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ चलें। तो यहाँ से हम एक CNG के ज़रिए जा रहे हैं और यहाँ से अभी 20 किलोमीटर सफ़र हमारा रहता है। ठीक है, एक ये CNG लगा हुआ है, एक ये पीछे है, ये सारे उसी साइड पे जाने वाले हैं। मेरे भाई रोड के बीच में पटाखा मार दिया टायर ने, इस तरफ से इसका टायर वो उतार लिया गया है, और ये है भाई यहाँ पे CNG, और इस तरफ आगे पंचर वगैरह लग रहा है। अभी यहाँ से हमें आधा घंटा और लग जाएगा मज़ीद। ये भाई सब यहाँ पे पंचर लगा रहे हैं, पंचर लगता है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे। लेकिन वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल वगैरह आ गए, अल्लाह करे बारिश आ जाए तो मौसम मज़ीद अच्छा हो जाएगा। भाई को 2 घंटे के बाद मैं जो रोहिंग्या का कैंप है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा और कितनी यहाँ पे मुश्किलात में है। मेरे भाई देखे कितनी ज़्यादा इनकी मुश्किल लाइफ है। तो ये भाई सब थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। हर शेल्टर के ऊपर उसका नंबर लिखा गया है, जो भी रोहिंग्या से यहाँ पे आया ना उसका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ये यूसुफ के भाई का घर है। ठीक है, तो अंदर से आपको घर दिखाते हैं कैसा है। असल में उनकी यहाँ पे कुछ दिन पहले शादी थी उसके भाई की, तो ये देखिए उसको कैसे डेकोरेट किया गया है। ऊपर ये कपड़ा सारा लगाया हुआ है, सादा सा घर है। सिर्फ यहाँ पे एक आपको ये ड्रेसिंग मिल जाएगी, इसके अलावा 4 चेयर्स हैं और एक रूम इस साइड पे और एक रूम ये है। तो ये है मेरे भाई यहाँ पे रोहिंग्या के कैंपस। देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल लाइफ है जी इन लोगों की। देखें यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा गुर्बत है मेरे भाई, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मेरा तो यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, कितनी ज़्यादा यहाँ से बू आ रही है।
लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। ये घर ज़रा आप इनके चेक करें, ये छोटे छोटे बांस लगाए हैं और साथ ऊपर वो टाट लगाया हुआ है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये देखें सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। अभी यहाँ पे जी कैंपस का एक स्कूल है, स्कूल भी आपको दिखाते हैं कैसा है। ऐसी लाइफ है। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे जो थी बिहारी लोग, जिन्हें स्टैंडर्ड पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे स्कूल। ये है मेरे भाई कैंपस का स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो, अच्छे हो? छुट्टी हो गई है? अच्छा, ये है मेरे भाई यहाँ पे क्लासरूम। अभी छुट्टी हो गई है यहाँ पे। देखिए बच्चे यहाँ पर टाट के ऊपर ही बैठ के पढ़ते हैं। इधर ऊपर छत देखे मेरे भाई बांसों की डाली हुई है। ये चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। टीचर हैं? व्हाट्स योर नेम? फरीद आलम। माय नेम फरीद आलम। फरीद आलम, मोहम्मद अदनान। तो भाई साहब कह रहे हैं कि आज ब्रेक टाइम के टाइम इनको छुट्टी हो गई थी बच्चों को, इसलिए सारे का सारा यहाँ पे क्लोज़ है। कैसी यहाँ पे गलियाँ हैं, लोग कैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे घर हैं इधर के, ये गलियाँ देखे यहाँ पे। हेलो, हाउ आर यू? तो भाई साहब अभी यहाँ पे टॉप पॉइंट पे आए हैं और इसी कैंप के अंदर 11 लाख लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो कैंप है जिन मुमालिक में होता है, तो उनके अंदर इसका नाम भी आता है। यहाँ पे ज़रा चेक करें। तो ये रोहिंग्या वाले कौन थे भाईजान? ये बर्मा का आपने नाम सुना होगा कि ये बर्मा में लोग रहते थे। वहाँ पे 1978 के अंदर ऑपरेशन किया गया था। तो जो मुसलमान थे उनकी जनाबेली वहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिली, तो इनको वो लोग कहते थे अनलीगल, मतलब बांग्लादेशी। तो उसके बाद ऑपरेशन करके वहाँ पे रखान स्टेट है, रखान स्टेट से इनको यहाँ पे भेज दिया गया था बांग्लादेश में। और 1982 के अंदर एक इनकी यहाँ पे एक करारदाद मंजूर हुई, तब इनको जनाबेली वहाँ से निकाल दिया गया। सभी जितने भी वहाँ पे ये रखान स्टेट के लोग थे जिनको रोहिंग्या मुस्लिम कहा जाता था। और फिर 2017 के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जनाबेली ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे इनके ऊपर मज़ालिम ढाए गए। तो 2017 के बाद तकरीबन 7,40,000 लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आ गए, क्योंकि बर्मा यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में लगता है। और यहाँ पे जो टोटल तादाद है ना इस टाइम यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम की, वो अराउंड अबाउट 11 लाख के करीब है जो यहाँ पे रहते हैं। इनको यहाँ पे कोई नेशनलिटी नहीं मिली बांग्लादेश में, और ना ही इनको बर्मा ने एक्सेप्ट किया है। इससे पहले जब मैंने बर्मा का ट्रिप किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि आपने अगर बांग्लादेश जाना तो वहाँ पर जो हमारा कैंप है उसको आपने लाजमी विज़िट करना है। तो ये भाई साहब आपके लिए वीडियो बनाई है, आप देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ये देखें मोहतरमा अपने घर के बाहर बैठी हुई हैं जी, ठीक है। इसका अंदर घर है और यहाँ पे बैठी हुई हैं। और घर की छत के ऊपर लोगों ने वो जो आम होते हैं वो सुखाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर इसका ये लोग अचार वगैरह डालेंगे। ये छतें हैं जी, ऊपर से टाट वगैरह लगाया हुआ है। तो कैंप के अंदर मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना ऐसी टूटियाँ लगाई गई हैं जो कि सिर्फ शाम के टाइम 1 घंटा चलती हैं, और सुबह के टाइम यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 9 to 10:30 AM, ठीक है। और फिर 1 to 2 PM। तो उस दौरान जितने भी घर वाले होते हैं वो यहाँ से अपना पानी भर के अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर छोटी सी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है, अच्छे हो? असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उनके बंदे सिविल के अंदर घूम रहे होते हैं कैंपस में, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। तो जिस जगह के ऊपर उसने मुझे पकड़ लिया, आर्मी वाले हैं, तो भाई यहाँ से पकड़ेंगे सीधा फेंकेंगे, वापस चलो वापस चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। अलो नहीं है यहाँ पे मीडिया का आना या आम पर्सन का आना। रास्ते के अंदर बहुत सारी चेक पोस्टें थी, लेकिन भाई साहब ने एक और रास्ते से मुझे लेके आए, खुफिया रास्ता था, वहाँ पर चेक पोस्टें नहीं थी, 1-2 आई थी, लेकिन खैर उन्होंने चेक ही नहीं किया। What is the price of 1 kg? 30 टका। इसे अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं इन यूअर लैंग्वेज? फॉल। ये मेरे भाई यहाँ पे हम तो इसे फुट्टे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे फॉल कहा जाता है। वो 30 टका की 1 किलो है। छोटा सा कमरा है 10 बाई 15 का, ऊपर से ऐसे टाट वगैरह डाला हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। और उसी के अंदर पूरी की पूरी फैमिली है। और ये इनके यहाँ पे जो मतलब वाशरूम्स हैं, टॉयलेट, ठीक है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर बने हुए हैं, तो यही लोग इस्तेमाल करते हैं पब्लिक टॉयलेट। यार मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। ये भाई साहब मेरे आगे आ गए हैं, इनको तो ऑलरेडी सारा पता है। हेलो, कैसे हो?
एक और बात है कि अभी इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई नेशनलिटी नहीं दी बांग्लादेश की, तो बगैर नेशनलिटी के यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अगर कोई जॉब आती है तो वहाँ पे ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बिजली का प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसके अलावा पानी का मसला है। पानी सिर्फ 2 टाइम ही यहाँ पे दिया जाता है, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम। वो टूटियाँ ओपन की जाती है और वहाँ से वो लोग अपना पानी भर के लेके जाते हैं। यहाँ पे ये सेल किया जा रहा है झींगा जो होता है समुद्री, ठीक है। ये बच्चे देखे यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे चीज़ लेने के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और ऐसी गलियाँ हैं जिधर की। ये वीडियो मैंने बेसिकली उन सब्सक्राइबर के लिए बनाई हैं जो म्यांमार में थे। वो जब वहाँ पे मैंने सीरीज़ स्टार्ट की तो बार बार उनके मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे, भाई बांग्लादेश जाके हमारा जो कैंप है वहाँ पे वो आप लाजमी विज़िट करें। जो NGOs काम कर रही हैं उनके यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और 1 से 2 बजे तक ये टाइमिंग है यहाँ पे। उसके बाद टूटियाँ बंद होती पानी वाली। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये देखें यहाँ पे इनका घर है, चेक करें। पहले हमने इनसे परमिशन लिया है, ठीक है। इस तरफ इनका किचन है और यहाँ पे ये इनका बेडरूम है। देखें ये इसका एक ही बेटा है इस माँ जी का, और अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहती है। इस तरफ इनका ये किचन है यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बूढ़ी अम्मा यहाँ पे रहती हैं, इधर ये अपना धोती हैं बर्तन वगैरह। इस तरफ किचन है। इतना सादा ज़िंदगी मेरे भाई इन लोगों की। और इनका ये इस तरह बेडरूम है, ये है यहाँ पे 2 सरहाने हैं और वो चटाई है, ठीक है। ऐसी इनकी लाइफ है। और हर आपको कैंप के बाहर या कैंप के अंदर शेल्टर का नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये लिखा हुआ है जो। और ये देखें यहाँ पे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस कैंप्स में। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। कैसे यहाँ पे गंदगी है, क्या हालत है, छोटे छोटे घर हैं। जब बारिशें आती तो फिर कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते, पानी इनके घरों में नहीं घुसता। ये देखें ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। ये है मेरे भाई रोहिंग्या के मुस्लिम, जिन्हें 2017 के अंदर वहाँ से निकाल दिया गया था। अभी टाइम शुरू ही हुआ, देखे सभी लोग यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह पानी वाले लेके आ गए हैं भरने के लिए। असल में थोड़ा डर के यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे रिस्की है बहुत ज़्यादा। आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इलीगल यहाँ पे भाई सीधा घूम रहा हूँ मैं। और दुनिया के अंदर जितने भी बड़े कैंप हैं उनके अंदर ये रोहिंग्या कैंपस का भी नाम आता है। यहाँ पे भी पानी भरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है फुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? मिर्चें यहाँ पे खुशक करने के लिए छत के ऊपर ही डाली हुई हैं इधर। ये है रोहिंग्या के मुसलमानों की यहाँ पे लाइफ। ऊपर बादल भी आ गए, अल्लाह करे बारिश हो जाए। ये देखिए यहाँ पे बांस का पुल बनाया हुआ है ये दूसरी साइड पे जाने के लिए। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे। छोटे छोटे घरों में लोग कैसे रहते हैं ये ज़रा चेक करें, कैसी लाइफ है मेरे भाई। यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाबर। जाबर। मोहम्मद अदनान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान। कैसी है लाइफ आपकी? अच्छी है या गुजारा है? मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी गए हैं वापसी बर्मा? बर्मा नहीं गया? कब आया था इधर? 2017। अच्छा, उसके बाद नहीं गया? तो सारा कुछ उधर छोड़ के आ गया था इधर? कुछ भी नहीं लेके आया, सारा सामान उधर का उधर ही रह गया। अभी वहाँ पे जो आपका विलेज था उसका नाम क्या था म्यांमार में? हैं? बुत्ती डोंग। वो सारा ख़त्म कर दिया या अभी वहाँ पे लोग हैं? ख़त्म कर दिया सारे का सारा। वो सारे गांव वाले इधर आ गए थे। तो मेरे भाई यहाँ पे आना किसी बंदे को भी अलाउ नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो रोहिंग्या कैंप वाले वही रहते हैं। अगर बांग्लादेश का कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो उसको भी पहले अपनी चेक पोस्टों के ऊपर एंट्री वगैरह करवानी पड़ती तब वो आ सकते हैं। बाकी फॉरेनर तो यहाँ पे आ ही नहीं ना सकता। तो खैर मैं आ गया हूँ, भाईजान मुझे किसी और रास्ते से लेके आए हैं तो रिस्क मैंने ले लिया है सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा इनकी मुश्किलात हैं यहाँ पे इनको पानी का मसला है, बिजली का मसला है, जॉब्स आती हैं उनके अंदर ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पासपोर्ट बनाने का मसला है। तो ये वही लोग हैं जो 2017 में जिनके ऊपर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था बर्मा में और वो लोग मजबूर हो गए थे इस तरफ आने को क्योंकि यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक लगता है बर्मा का। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने इनको पनाह दी और यहाँ पे इनको ये कैंप वगैरह बना कर ये शेल्टर नुमा, ठीक है। रोहिंग्या कैंप से बाहर आ चुका हूँ, कम से कम अभी मुझे यहाँ से 1 घंटा और लग जाएगा। यहाँ से 27 किलोमीटर है
और फिर वहाँ से जाकर मुझे बस पकड़नी है चिटागांग के लिए। बस मिलती नहीं मिलती ये तो जाकर पता चलेगा। बाकी मेरी कोशिश है मैं ट्रेन के ऊपर ये सफ़र करूँ। अस्सलाम वालेकुम। डिपार्चर टाइम डिपार्चर कब बस निकलेगा यहाँ से? কক্সবাজার টু চিটাগাং, কক্সবাজার টু ঢাকা। नहीं, कॉक्स बाज़ार टू चिटागांग एसी AC। just 30 minute remaining. ये दिस बस शहादन ट्रैवल। मेरे भाई अगर आप यहाँ कॉक्स बाज़ार या ढाका में किसी भी जगह पर सफ़र करते हैं तो इसके ऊपर ट्रैवल करें, अच्छी बात है। ये 150 किलोमीटर सफ़र है और ये इसकी टिकट है जी। ये मुझे मिली है 600 टका की पाकिस्तानी, यूँ समझ लो ये कोई होगा 1300-1400 रुपया बनता है। कोई महंगी नहीं है, नॉर्मल है और है भी ये लग्जरी। इतनी लग्जरी नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसी बात है। बाकी नॉन AC का अगर जाते हैं तो उसके ऊपर 400 टका है। इस तरह भाई साहब आगे हैं जी, पानी तकसीम कर रहे हैं पैसेंजर को। यहाँ पे सिर्फ पानी मिलता है। हमारे यहाँ वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए और कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पानी ही मिलेगा। तो मेरे भाई पूरे 5 घंटे के बाद मैं पहुँच चुका हूँ चिटागांग में। रास्ते के अंदर 1-2 जैम मिल गए थे। इससे पहले जब मैं चिटागांग में था तो यही कमरा लिया था, मतलब कमरा और था लेकिन होटल एक ही था। इधर इस तरफ ये TV वगैरह लगा हुआ है, एक बेड है, ठीक है, मतलब इस तरफ टॉयलेट है और अच्छा सिस्टम है, पंखा है। AC वाले इस टाइम कमरा मुझे नहीं मिला, लेकिन फ़िलहाल टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल है यहाँ का। मेरे ख्याल में आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं जी सुबह आपको एक नए ब्लॉग में, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।